गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। डीप स्टडी पॉइंट में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं आपके साथ डॉक्टर कृष्ण मोहन। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो ज्वालामुखी के संदर्भ में डिस्कस करेंगे, ज्वालामुखी और उससे बने हुए स्थलाकृतियों के बारे में, और देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमको एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखेंगे, और चाहे जितने भी क्वेश्चन आया हुआ है उसको भी ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन का जो हम लोग जो टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि ज्वालामुखी क्या है। तो ज्वालामुखी के संदर्भ में हम लोग एक सामान्य आदमी के लिए ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है, कुछ जो ज्वालामुखी ऊपर वाला दिखता है भाग, पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत होता है, उसी को ज्वालामुखी कहते हैं एक सामान्य आदमी के लिए। लेकिन एक भूगोल के विद्यार्थी के लिए ज्वालामुखी से के तत्व पर समझना चाहिए जो कि ज्वालामुखी क्या है और ज्वालामुखी क्रिया क्या है। ठीक है, तो ज्वालामुखी से मतलब है कि वो मुख से ज्वाला निकलता हो, अर्थात जो मैग्मा से चैम्बर से जोड़ा होता है, जहाँ पर निकलता है, उसको ये भाग वाला भाग को ज्वालामुखी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ज्वालामुखी क्रिया क्या होता है, तो यहाँ पर मैग्मा के जन्म से लेकर के, मैग्मा जो एस्थेनोस्फीयर में होता है वहाँ के जन्म से लेकर के और बाहर निकलने तक और आकर के और नीचे जमने तक की जो सारी प्रक्रिया होती है सम्मिलित रूप से ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि ज्वालामुखी क्रिया और ज्वालामुखी में क्या अंतर है। ठीक है, ये ज्वालामुखी क्रिया संपूर्ण, उसको एक यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका पूरा कंप्लीट आंसर यही होगा। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया पूरा ये होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ज्वालामुखी के अंतर्गत कौन कौन सा पदार्थ होता है कि जो निकलते रहता है। ठीक है, कौन सा ज्वालामुखी के अंतर्गत पदार्थ निकलता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सर्वाधिक कौन सा पदार्थ निकलता है, कभी कभी क्रम से भी पूछता है। ठीक है, निस्तेजित पदार्थ, ज्वालामुखी में जो सर्वाधिक क्या क्या निकलता है, एक तो निकलता है गैस निकलता है और जलवाष्प निकलता है, इसके बाद से कुछ विखंडित पदार्थ निकलते हैं। ठीक है, और क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है, मैग्मा या लावा कह लीजिए। ठीक है, तो जो गैस निकलता है, गैस में कौन कौन सा गैस होता है विशेष रूप से, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके बाद से सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, फिर सल्फर गैस भी बहुत मात्रा में ये निकलता है, इसके साथ साथ नाइट्रोजन भी निकलता है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस भी उसके साथ निकलता है। ठीक है, और ये जलवाष्प होता है, जो जलवाष्प की मात्रा कितना होता है, लगभग 80%, 70 से 80% तक। ठीक है, 80 का 85% तक ये लगभग ये जलवाष्प की मात्रा होता है। ठीक है, 70 नहीं बल्कि 60 से लेकर, किसी में कम भी होता है, किसी में ज़्यादा भी होता है, तो 60 से 90% मान लीजिए जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक होती है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा प्रेशर बनाने के कार्य करते हैं। जो बाहर जो दबाव होता है, प्रेशर बनाता है, जलवाष्प के कारण ही ज़्यादा दबाव बनता है और जो जितने भी पदार्थ हैं काफ़ी ऊपर तक जाते हैं। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्वालामुखी में निकलने वाले सर्वाधिक जो पदार्थ होते हैं क्या होते हैं, तो लगभग 60 से 90% तक जलवाष्प भी होता है। इसके अंतर्गत कोई विखंडित पदार्थ निकले हैं, छोटे छोटे या धूल राख की तरह या बड़े भी निकलते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे निकलते हैं उसको धूल राख होता है, धूल या राख होता है। ठीक है, इसके बाद जो और भी बड़े बड़े निकलते हैं उसको बम भी कहते हैं, काफ़ी ये बड़े बड़े होते हैं बम। इसके बाद से मीडियम साइज़ के जो मटर के दाने के आकार के होते हैं या अखरोट के दाने के आकार के, उसको लैपिली बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बम और लैपिली क्या होता है। ठीक है, तो बता सकते हैं, तो ये होता है, इसको सम्मिलित रूप से धूल राख बम लैपिली, इसको क्या कहते हैं, पायरोक्लास्ट की संज्ञा देते हैं, पायरोक्लास्ट। ठीक है, इसको ही याद रखिएगा, पायरोक्लास्ट की संज्ञा इसका दिया जाता है। इसके बाद से आता है मैग्मा। मैग्मा ये गर्म, मतलब ये होता है काफ़ी गर्म मतलब, ठीक है, पिघला हुआ पदार्थ होता है। इसमें सर्वाधिक जो मात्रा होता है, सिलिका की मात्रा भी ज़्यादा होता है। सिलिका के आधार पर इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक अधिक सिलिशियस होता है, ठीक है, या अधिक सिलिका वाला,
इसमें कितना मात्रा होता है, सिलिका की मात्रा लगभग 70 से 80% तक होता है या 85% तक होता है सिलिका की मात्रा, ठीक है। और जो क्षारीय होता है, क्षारीय बेसिक कहिए, ये अम्लीय होता है, ठीक है। और ये बेसिक होता है, इसमें सिलिका की मात्रा कितना होता है, सिलिका की मात्रा लगभग 40 से 60 या 65% तक होता है, ठीक है। ये अधिक चिपचिपा होता है, ठीक है। सिलिका का अधिक कारण ये चिपचिपा होता है, जबकि ये कम चिपचिपा होता है, ठीक है। ये कम चिपचिपा होता है। ये चूँकि ज़्यादा चिपचिपा होता है इसलिए ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है, इसलिए ये काफ़ी कठोर भी होता है और साथ साथ एक ही जगह पे जम जाता है, ठीक है। तो ये कम विस्कोसिटी होता है या बहता कम है, ठीक है। तो ये ज़्यादा चिपचिपा होता है, एक ही स्थान पर कठोरता होता है या एक ही स्थान पर, ये जबकि बहता रहता है, ठीक है, दूर तक जाता है। ठीक है, पतला होने के कारण काफ़ी दूर तक फैल जाता है। तो ये रहा, ये हल्का होता है लगभग, इसका रंग भी हल्का होता है, हल्के रंग का होता है या पीले रंग का लगभग होता है, ये गाढ़े कलर का होता है, ठीक है। ये इस प्रकार ये मैग्मा लावा एक ही तरह का होता है। तो मैग्मा में ये सब चीज़ें निकलता है, अलग अलग टाइप का मैग्मा है, ठीक है। ये मैग्मा लावा दोनों का मतलब एक ही होता है, अंतर है कि जब यही पदार्थ जो जमीन के नीचे रह गया, पृथ्वी के नीचे रह गया, तो उसको मैग्मा कहते हैं, और जब बाहर निकल आता है तो इसको लावा की संज्ञा दिया जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग समझ लिए, निश्चित पदार्थ जो ज्वालामुखी से निकलने वाले जो भी पदार्थ होते हैं वो है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ज्वालामुखी के प्रकार से ही आते हैं और उसके उदाहरण से आते हैं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ज्वालामुखी के प्रकार, ठीक है। ये कई प्रकार से ज्वालामुखी को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, कई आधारों पे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं जो पहला आधार है उद्गार के आधार पे, ठीक है। ये किस ढंग से उद्गार होता है, ठीक है। पहला होता है केंद्रीय उद्गार, ठीक है। केंद्रीय उद्गार वाला कि केवल एक पाइप के थ्रू ये निकलता है, ठीक है, एक पाइप के थ्रू ही ऐसे निकलता है, ठीक है। और जबकि दूसरा होता है कि दरारे उद्गार वाला होता है, ठीक है। ये एक पाइप के थ्रू ही नहीं निकलता है बल्कि ये पूरा लंबे एक दरार के रूप में निकलता है, ठीक है। ये सारे जगह से ये निकलता रहता है, यहाँ से निकल के चलता है, ठीक है। ये दरारे उद्गार का तरह निकलता है। हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे दरारे उद्गार से कैसे निकलता है, ठीक है। हम लोग एक एक करके इसको डिटेल में देखते हैं। पहला जो केंद्रीय उद्गार वाला है ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये भी यदि इसकी तीव्रता के अनुसार या फिर जो निकलने वाले पदार्थ हैं उसके अनुसार कई भागों में इसको भी डिवीजन किया गया है। पहला है हवाईयन, हवाईयन प्रकार के ज्वालामुखी, ठीक है। ये कैसा होता है, ये इसमें काफ़ी शांत तरह का निकलता है, ठीक है। बहुत धीरे धीरे इसमें से मैग्मा का निष्कासन होता है या लावा का निष्कासन होता है, ठीक है। ये शांत प्रकार का होता है, लेकिन ये लगभग निरंतर निकलते रहता है। इसमें से जो भी पदार्थ निकलता है काफ़ी अम्लीय होता है, अम्लीय नहीं क्षारीय होता है, ये ज़्यादा दूर तक ये फैल जाता है, ठीक है। निकलने के बाद से हवाईयन प्रकार के होता है, तो काफ़ी शांत प्रकार का होता है ये, ठीक है। दूसरा है स्ट्रोम्बोलियन, ये स्ट्रोम्बोलियन क्या होता है, इसमें जो मैग्मा निकलने का जो तीव्रता होता है ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अपेक्षा तीव्र निष्कासन होता है इसका, ठीक है। ये गोभी के फूल की तरह ही होता है,
ठीक है, ऐसे निकलता है मैग्मा, निकल के चारों तरफ ऐसे फैल जाता है। इस प्रकार स्ट्रम्बोलियन ज्वालामुखी ये होता है। ठीक है, ये और लगभग निरंतर निकलते रहता है ये इसमें से पदार्थ। ठीक है, ये इस प्रकार के ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? इटली में है एक सिसिली आइलैंड, सिसिली आइलैंड के उत्तर में है एक लिपारी आइलैंड है। ठीक है, उसी पे वहाँ पे स्ट्रम्बोली एक आइलैंड है। अरे स्ट्रम्बोलियन क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। ये लगभग निरंतर इसमें से मैग्मा का निष्कासन होता रहा है। चूँकि ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रम्बोलियन ज्वालामुखी को इसको बोलते हैं वह भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं इसको। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे कि सक्रिय ज्वालामुखी या सुषुप्त ज्वालामुखी क्या होता है। तो ये इसको याद रखिएगा, स्ट्रम्बोलियन ज्वालामुखी को ही चूँकि भूमध्य सागर में है तो भूमध्य सागर का ये प्रकाश स्तंभ इसको कहा जाता है। ठीक है, अगला है वोल्केनियन। वोल्केनियन टाइप का जो ज्वालामुखी होता है ये भी स्ट्रम्बोलियन की अपेक्षा काफ़ी ये तीव्र होता है। तीव्र क्या होते हैं? ये लगभग सर्वाधिक विस्फोटक होता है। सर्वाधिक जितने भी ज्वालामुखी होते हैं इसमें सर्वाधिक विस्फोटक भी होता है और साथ साथ सर्वाधिक विनाशकारी भी होता है। ठीक है, ये भी वोल्केनियन टाइप का होता है। ये काफ़ी इसके भी ज़्यादा विनाशकारी होता है। इसमें भी इसका भी जो शेप होता है ज्वालामुखी, ठीक है, इसमें से निकलने वाला जो पदार्थ है काफ़ी दूर तक ऊंचे तक जाता है। ये भी गोभी के फूल के आकार के बन जाता है। ठीक है, ये वोल्केनियन टाइप के हैं। ठीक है, ये भी लिपारी आइलैंड पे भी, ठीक है, ये भी लिपारी आइलैंड के ऊपर ऐसे ही पाया जाता है। लिपारी आइलैंड कहाँ पे है? सिसिली आइलैंड के ऊपर है, वहाँ भी इस टाइप के ज्वालामुखी भी मिलता है। ठीक है, और जो स्ट्रम्बोलियन टाइप का होता है ये निरंतर नहीं निकलता है, लेकिन कभी रुक करके, ठीक है, रुक करके ये निकलता रहता है। हमेशा विस्फोट नहीं होता है ज्वालामुखी का, लेकिन कभी कभी लगभग निरंतर ही होता है, लेकिन बीच में ब्रेक भी होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पिलियन आइलैंड और पिलियन प्रकार के। ठीक है, चौथा है पिलियन नहीं बल्कि पिलियन प्रकार के। पिलियन प्रकार के ज्वालामुखी होता है जो कि ये सर्वाधिक ये विस्फोट नहीं होता है, बल्कि ये भयंकर विस्फोट होते हैं, मतलब विस्फोट थोड़ा ज़्यादा होता है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सर्वाधिक विस्फोट पिलियन टाइप का होता है। ठीक है, ये सर्वाधिक विस्फोटक और विनाशकारी भी होता है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, कंफ्यूज होता है कभी कभी। ये विस्फोटकता इसमें को भी ज़्यादा होता है, स्ट्रम्बोलियन की अपेक्षा वोल्केनियन में विस्फोटकता ज़्यादा होता है। ठीक है, पिलियन टाइप के ज्वालामुखी इसको ये होता है। ठीक है, अगला है विसुवियस। पांचवा है विसुवियस ज्वालामुखी। इसकी विशेषता क्या होता है? ये लगभग ये भी पिलियन की तरह वोल्केनियन की तरह ही होता है, लेकिन इसको गैस की तीव्रता इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, ये लगभग कैसे होता है? वोल्केनियन की तरह ही होता है। ठीक है, किंतु इसमें विस्फोटकता जो होता है, इसमें तीव्रता गैसों की तीव्रता होते हैं काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा ऊंचाई तक जाते हैं। ठीक है, ये विसुवियस में ज़्यादा ऊंचाई तक जो गैसों की मात्रा होता है या धूल राख जितने भी होते हैं वो काफ़ी ऊंचे तक जाते हैं वोल्केनियन की अपेक्षा। ठीक है, ऊंचाई ये अधिक होता है।
ये वल्गुसियस को ही प्लिनी महोदय ने खोजे थे, तो इसीलिए इसका नाम प्लिनियन टाइप भी कहा जाता है। ठीक है, प्लिनी महोदय एक थे, तो प्लिनियन इसीलिए इसको कहा जाता है। ये पिलियन है और प्लिनियन है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ध्यान रखिएगा, पिलियन और प्लिनियन, क्योंकि प्लिनी एक नाम से एक विद्वान थे, उनके द्वारा ये खोजा गया था वेसुवियस टाइप का। ठीक है, तो इस प्रकार से ये केंद्रीय उद्गार के आधार पे ज्वालामुखी है। ठीक है, अब हम लोग देखे हैं दरारे उद्गार के आधार पे। ठीक है, दरारे उद्गार में क्या होता है, इसमें होता है केवल एक पाइप के थ्रू नहीं निकलता है, बल्कि ये पूरे दरार के थ्रू निकलता है। ठीक है, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, पूरे दरार से मैग्मा यहाँ से बाहर निकलते रहता है, चारों तरफ फैलते रहता है। ठीक है, इस प्रकार ये इसमें क्या भी जो पदार्थ निकलता है बहुत चिपचिपा नहीं होता है, इसमें लगभग अम्लीय क्षारीय पदार्थ का होता है, क्षारीय या बेसिक होता है। ठीक है, इस प्रकार का जो ज्वालामुखी का निर्माण कहाँ पे हुआ है, भारत में जो दक्कन प्लेटो है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार भारत का, इसी प्रकार के दरारी उद्भेदन द्वारा भी वहाँ का ज्वालामुखी निकला है और एक पठार के रूप में बन गया है। ठीक है, ये भारत में है। और दूसरा है कोलंबिया पठार, ये कोलंबिया पठार कहाँ है, यूएसए में है। ठीक है, ये भी दरारे उद्गार के द्वारा ही बना हुआ ये पठार है। ठीक है, काफ़ी धीरे धीरे निकलता है, दूर तक फैल जाता है और जम जाता है। तो ये रहा उद्गार के आधार पर, कैसे किस ढंग से उद्गार हो रहा है उसके आधार पर। अब हम लोग देखेंगे इसका जो सक्रियता के आधार पे। ठीक है, सक्रियता के आधार पे देखेंगे कि कितने प्रकार के ज्वालामुखी हैं। ठीक है, सक्रियता के आधार पर भी है, सक्रियता के आधार पर। ठीक है, सक्रियता के आधार पर पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। ये उस प्रकार के ज्वालामुखी है लगभग जिसमें लगभग हमेशा इसमें से ज्वालामुखी क्रिया उद्गार होते रहता है। ठीक है, कभी रुक रुक के ही होता है, लेकिन ये सक्रिय होता है पूरा। ठीक है, तो ये लगभग हमेशा उद्गार होता है, यह कभी कभी उद्गार होता है ये इसमें। ठीक है, कभी कभी उद्गार होता है, लेकिन ये लगभग कुछ न कुछ वर्षों पर हमेशा ये उद्गार निरंतर होता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार के ज्वालामुखी को क्या कहते हैं, सक्रिय या जागरी, इसको जागृत ज्वालामुखी भी कहते हैं। ठीक है, जागृत ज्वालामुखी। तो ये इसका में उद्गार लगभग निरंतर ही होता रहता है, लेकिन निरंतर मतलब कैसे नहीं कि 24 घंटा ज्वालामुखी होते रहेगा, ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये ज़्यादा सक्रिय होता है। ठीक है, इस प्रकार के जो ज्वालामुखी होता है लगभग कौन कौन सा है, एटाना है, और कौन है, स्ट्रोम्बोलियन है, कहाँ पे स्ट्रोम्बोलियन, वहीं पे है इटली के सिसिली आइलैंड पे। ठीक है, एटाना भी वहीं इटली में ही है। और ये लगभग इस प्रकार के जो ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी पूरे विश्व में देखा जाए तो लगभग 500 के आसपास हैं। ठीक है, 500 के आसपास लगभग ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। दूसरा है जो ज्वालामुखी है, वो कौन सा ज्वालामुखी है, शांत टाइप के ज्वालामुखी है। ठीक है, शांत ज्वालामुखी है। ये क्या है, ये बिल्कुल ही शांत पड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें से कई वर्षों से, हजारों वर्षों से इसमें उद्गार नहीं हुआ, एक बार उद्गार हुआ है, उसके बाद से कभी ये उद्गार नहीं हुआ है। ठीक है, इस प्रकार के ज्वालामुखी अब बीच में संभावना भी नहीं रहती उद्गार होने का, लगभग बिल्कुल ही शांत पड़ चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार का जो ज्वालामुखी है कौन है, देवबंद। देवबंद ये कहाँ पे है, ईरान में है। ठीक है, और दूसरा है कोह सुल्तान, ये कहाँ है, पाकिस्तान में है ये।
ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ये मिलाने के लिए कई बार पूछता है। तो इस टाइप के ज्वालामुखी 7 टाइप के हैं। और तीसरा टाइप का ज्वालामुखी क्या होगा, ये प्रसुप्त होता है, ठीक है। प्रसुप्त टाइप के ज्वालामुखी होते हैं, जो कि क्या होता है, ये तो लगभग एक बार सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में उद्गार हो जाता है, फिर कुछ दिनों के लिए या कुछ वर्षों के लिए शांत रहता है, फिर अचानक इसमें विस्फोट हो जाता है, ठीक है। कोई इसमें लगेगा कि अब विस्फोट नहीं होगा, लेकिन अचानक विस्फोट हो जाता है। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी इसको बोला जाता है, ठीक है। ये वेसुवियस जो ज्वालामुखी है वो भी इस प्रकार की ज्वालामुखी है, ठीक है। इसके साथ साथ क्राकाटोआ है, क्राकाटाओ, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये इंडोनेशिया के पास में है, सुंडा आइलैंड के पास है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मिलाने के लिए आता है, तो ये गड़बड़ी तो नहीं होगा ना, फिर मिलाने के लिए आता है कि जागृत ज्वाला या सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, शांत है कौन है, एक तरफ दे देगा, दूसरे तरफ ही का उदाहरण दे देगा, ठीक है। तो उदाहरण से भी इसको जाना जा वो मिलाने के लिए इसमें गलती नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक जो ज्वालामुखी है आइलैंड की, इसका पोपा ज्वालामुखी है, कहाँ का है, म्यांमार का है, ठीक है। म्यांमार में है पोपा ज्वालामुखी, वो भी शांत प्रकार के ज्वालामुखी है, इसको भी इसमें शामिल कर लीजिएगा, ठीक है। ये जितने भी ज्वालामुखी है उसका उदाहरण सहित इसको याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूरी तरह से बनता है, ठीक है ना। अब अगला हम लोग देखते हैं कि इसका जो ज्वालामुखी है उसका वितरण देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये ज्वालामुखी मिलता है, ठीक है। पूरे विश्व में देखा जाए तो इसका वितरण कहाँ है। तो यदि पूरे विश्व पर दृष्टिपात किया जाए तो ज़्यादा जो ज्वालामुखी आते हैं वो कहाँ आते हैं, यदि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो ज़्यादा जो ज्वालामुखी आते हैं तो विनाशात्मक प्लेट के किनारे आते हैं, ठीक है। प्लेट के सहारे, ठीक है। लगभग 80% ज्वालामुखी हैं यहीं पे विनाशात्मक प्लेट के ही सहारे आते हैं, जबकि रचनात्मक प्लेट के सहारे, ठीक है, यार रचनात्मक किनारा कहिए, लगभग 15% ज्वालामुखी हैं वो रचनात्मक किनारों के सहारे आते हैं, ठीक है। तो इसमें डिस्कस करने की तो आवश्यकता नहीं है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में भी और डिटेल में देखेंगे हम लोग कि जहाँ पे प्लेट दो आपस में अभिसरण होता है, प्लेटों का अभिसरण होता है, तो ये कौन सा किनारा हो जाएगा, विनाशात्मक किनारा हो जाएगी ये, ठीक है। एक प्लेट दूसरे प्लेट की जब नीचे जा रही है तो विनाशात्मक किनारा होता है, तो यहाँ पे लगभग 80%, जबकि जहाँ पर रचनात्मक किनारा होता है, ठीक है, जो मैग्मा आके यहाँ जम जाता है, ये प्लेट इधर चल रही है इधर चल रही, जब रचनात्मक किनारे पे जहाँ पे ज्वालामुखी होता है वहाँ पे लगभग 15% होता है, ठीक है। अब यदि इसका विश्व वितरण देखा जाए तो सामान्य एक वितरण देखा जाए तो कहाँ पे है, जो प्रशांत महासागर के चारों तरफ है, रिंग ऑफ फायर का नाम सुने होंगे, या परिप्रशांत मेखला, परिप्रशांत मेखला कहा जाता है कि जो प्रशांत महासागर है उसके चारों तरफ लगभग वहाँ पे एक रिंग ऑफ फायर, इसीलिए उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रिंग ऑफ फायर, या इसको हिंदी में अग्नि मेखला, ठीक है, इसको अग्नि मेखला कहा जाता है। प्रशांत महासागर के चारों तरफ भागे एल्यूसियन द्वीप से लेकर के, ठीक है, और जो पश्चिमी अमेरिका है उसके पीछे सहारे होते हुए, ठीक है, पश्चिमी जो रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत सहारे होते हुए एंडीज पर्वत होते हुए और आके कहाँ मिल जाता है, ऑस्ट्रेलिया मिल जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया होते हुए फिर हिंद महासागर के पूर्वी तट के सहारे होते हुए पूरे एशिया का जो भाग है, जापान होते हुए, जापान से लेकर कमचटका, फिलीपींस सब मिल करके अग्नि मेखला का निर्माण करता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। इसमें जो ज़्यादा ज्वालामुखी हैं, कौन कौन से इसमें ज़्यादा ज्वालामुखी होगा, एकांकागुआ है,
ठीक है, कोटापैक्सी है, ठीक है। और कौन सा ज्वालामुखी यहाँ पे होगी? हवाई भी होता है, और इसमें फिलीपींस के पास पिनाटुबू है, पिनाटुबू जो ज्वालामुखी है, कराकाटाओ है, ठीक है। इस प्रकार के जो ज्वालामुखी है। और जापान के पास कौन सा है? फ्यूजियामा है, ठीक है। इस प्रकार के जो ज्वालामुखी है वो इस किनारे के सहारे पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो अमेरिका में पाई जाता है, यूएसए में, अमेरिका में जो रॉकी पर्वत के श्रेणी में है वो कौन सा है? माउंट शास्ता है, शास्ता है। और कौन सा है? रेनियर है, और हुड है, माउंट हुड, ठीक है। ये इस प्रकार के जो रॉकी पर्वत के श्रेणी के आसपास देखेंगे जब अमेरिका का पश्चिमी भाग होता है, ठीक है। ये अमेरिका का जो पीछे वाला भाग है, रॉकी पर्वत के श्रेणी का भाग है, वो क्या है? इसमें ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिसमें माउंट शास्ता है, रेनियर है, हुड है, और प्रकार की ज्वालामुखी मिलता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी को कहा जाता है परिप्रशांत मेखला में। दूसरा जो क्षेत्र है इसका, दूसरा कौन सा क्षेत्र है? मध्य महाद्वीपीय मेखला है, ठीक है। मध्य महाद्वीपीय मेखला, ये कहाँ पर मिलेगा? मध्य महाद्वीपीय मेखला मतलब कि लगभग कहाँ से शुरू होकर हिंद महासागर के जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ से शुरू होकर के, और ठीक है धीरे धीरे ये हिमालय पर्वत होते हुए, ठीक है, हिमालय पर्वत होते हुए उसके बाद से जाग्रोस पर्वत होते हुए, ठीक है, भूमध्य सागर होते हुए कहाँ तक जाके मिलता है? मध्य अटलांटिक सागर में जाकर के मिलता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कहाँ पे ये भाग पार्ट होगा? जो हिंदुकुश पर्वत होते हुए, हिमालय पर्वत से लेकर हिंदुकुश पर्वत होते, लेकिन इस भाग में जो हिमालय पर्वत क्षेत्र है इसमें ज्वालामुखी नहीं मिलता है। इसमें ज्वालामुखी का केवल एक मात्र जगह है, वो बैरन आइलैंड है, ठीक है। जो बैरन ज्वालामुखी है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिलता है और बाकी भूमध्य सागर में मिलता है, ठीक है, भूमध्य सागर क्षेत्र में मिलता है। तो ये एक पेटी के रूप में मिलता है, ठीक है। भूमध्य सागर में जैसे कि इसमें कौन कौन सा है? स्ट्रम्बोली है, और कौन सा है जो वहीं पे लिपारी आइलैंड पे है? वल्केनियन है, ठीक है। इस प्रकार के जो ज्वालामुखी मिलता है, और ओजोर्स द्वीप भी इसी के में आते आया है, ठीक है। इसको ऊपर लिख देते हैं। ओजोर्स द्वीप का जो ज्वालामुखी वहाँ पर क्रिया में होती है वो भी इसी का पार्ट है, ठीक है, मध्य महाद्वीपीय मेखला का। तो इस प्रकार से ये, चूँकि ये एक, यदि प्लेट टेक्टोनिक के हिसाब से देखा जाए तो ये रचनात्मक प्लेट के सहारे हैं, ठीक है, मध्य महाद्वीपीय मेखला। तो ये एक है क्षेत्र। और जो तीसरा क्षेत्र है ज्वालामुखी का, वो कौन सा क्षेत्र है? ये भी है सी, मतलब कि सी मतलब कौन सा क्षेत्र है? मध्य अटलांटिक कटक, ठीक है। ये एस का आकार का फैला हुआ है, कहाँ से है? जो आइसलैंड है, आइसलैंड से लेकर के बोवेट द्वीप तक ये फैला हुआ है नीचे तक, ठीक है, अटलांटिक महासागर में। यह भी कई प्रकार की जो ज्वालामुखी पाई जाती है, ठीक है। किनारी आइलैंड का पास भी जो ज्वालामुखी पाई जाती है वो भी इसी का ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये, ठीक है। इसमें कौन कौन सा ज्वालामुखी आ जाएगा? माउंट हेक्ला, ओजोर्स द्वीप है भी, ठीक है, ओजोर्स द्वीप भी इसी का ही पार्ट है, ठीक है। और एक और कहा जाता है डी, यानी कि कौन सा हो जाएगा? अंतरा प्लेट मेखला, अंतरा
अंतरा प्लेट मेखला, ठीक है। ये भी कहाँ पाया जाता है? ये प्लेट के अंदर, मतलब कि महाद्वीपीय भाग में ही पाया जाता है। ये विशेष रूप से अफ्रीका का पार्ट है। अफ्रीका का जो रिफ्ट वैली है, रिफ्ट वैली, उसी के सहारे भी कई ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिसमें किलिमंजारो है, ठीक है। जो किलिमंजारो ज्वालामुखी है उसी का पार्ट है। इसके साथ साथ अफ्रीका का जो कैमरून पर्वत है, ये एकमात्र अफ्रीका का जागृत ज्वालामुखी है या सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। माउंट कैमरून, ठीक है ना। वो भी हवाई से लेकर के, ये अंतरा जो प्लेट है, हवाई से लेकर कमचाटका आइलैंड तक भी ये भी मिलता है, ठीक है। और इसको अंतरा प्लेट भी 2 हो जाएगा इसमें। और महाद्वीपीय भागों में भी इस प्रकार की जो ज्वालामुखी है वो भी मिलता है। कहाँ पे मिलता है? ये कोलंबिया पठार और दक्कन का पठार भी इस टाइप का है, ठीक है। इसके प्लेट के सहारे जो कोलंबिया पठार कहाँ पे है? यूएसए का है, ठीक है। कोलंबिया पठार भी यूएसए में है और दक्कन पठार जो कि भारत का है, ये भी इसके अंदर आ जाएगा। इसके साथ साथ ब्राज़ील जो पठार है, ये भी महाद्वीपीय प्लेट के अंतर्गत ही आ जाएगा, ठीक है। ये भी एक तरह से ज्वालामुखी